अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धनिया पत्ती की सफल खेती पर एक किसान का अनुभव, डेयरी व्यवसाय के सफल उत्पादन पर किसान की कहानी, अमरूद के बागों में फल मक्खी से बचाव पर एक खास प्रस्तुति। प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने धनिया की फसल लगा रखी है या जो फसल लगाना चाहते हैं, तो वो फसल से गुणवत्ता युक्त पैदावार तभी ले पाएंगे जब बीज की बुआई वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी। इस फसल की कटाई करते समय सावधानियों को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। तो इस विषय पर विस्तार से अपने अनुभवों को बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान। मैं ज्यादातर धनिया की खेती भी करता हूँ, उसके बेड बनाकर और बीजता हूँ। आज मेरा धनिया बिल्कुल तैयार है। धनिया के बीज खुद तैयार करता हूँ। आज बेड बुड बना के मैंने वहाँ पर तैयार कर दिया है और बीज मैंने खुद अपना तैयार किया हुआ है। और ये 5-6 लो देता है जो अपना बीज होता है, और जो हाइब्रिड लेना है वो 2 या 3 लो देता है। और पहले मैंने हल चलाई, उसको पोला कर दिया। पोला करने के बाद उसके बेड काटे मैंने, उसके बाद उसको बत्तर दिया पानी का। और पानी देने के बाद तीसरे-चौथे दिन मैंने उसको बीज को बीजा वहाँ पर, और 4-5 किलो बीज लगाया है। और ये 5-6 बार काटा जाता है अपना जो देसी बीज है। मैंने धनिया बीजने से पहले ही बेड बनाकर उसमें केंचुए खाद को मिक्स किया है, उसका बीज डाला उसमें। उसके बाद पानी देना पड़ता है इसको बीजने के बाद, तो घास वगैरह निकालना पड़ता है, और महीना-1.5 महीना में तैयार हो जाता है ये। अभी जो मेरा धनिया तैयार हुआ है उसको मैं कटाई शुरू कर दी है। उसका गट्ठा, एक गट्ठी जो होती है वो 1.5 रुपये की बिकती है। और पहला जो कटाई है इसी में 5-6 हज़ार रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। 5-6 कटाई होती है इसकी। मैंने उस धनिया भी मंडी में भेजना शुरू किया है। अभी मैंने 3-4 हज़ार गट्ठे बांध के बाजार में और भेज दिए हैं, जिससे मुझे 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। हम छोटे छोटे गट्ठे बेचते हैं, तो 2 रुपये के हिसाब से हम मंडी में बेचते हैं। धनिया की खास बात ये है कि जब हम इसको काटते हैं तो आराम से काटे, जिससे इसकी जड़ें हैं वो ना उखड़े, क्योंकि इसे हम 3-4 बार काट के बार बार मंडी में बेच सकते हैं। हम एक बार काटते हैं, फिर इसको यूरिया खाद डाल के और पानी पाइप से लगा के फिर दोबारा 15 दिन बाद इसको काट सकते हैं। फिर हम काटने के बाद फिर इसमें ज़रूरत अनुसार पानी लगा के डालें और खाद, फिर थोड़ी थोड़ी खाद यूरिया इसमें डालें, तो 15-20 दिन बाद फिर ये दोबारा तैयार होके हम फिर मंडी में भेज सकते हैं। तो मैं तो इसको 3-4 बार काट के अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। अभी मेरे पास 20-25 हज़ार गट्ठे और भी बेचने के लिए तैयार हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विकास अधिकारी से। मैं आज आपको
धनिया की उत्पादन तकनीकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। चूँकि धनिया रबी की फसल है तो इसमें जो बुवाई के समय थोड़ा सा टेम्परेचर होना चाहिए और बढ़वार के समय अधिक ठंड की आवश्यकता पड़ती है, और उसके बाद में जब पकती है फसल थोड़ा सा तापक्रम अगर बढ़ता है तो बहुत अच्छा उत्पादन धनिया का होता है। किसान भाइयों, धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। धनिया क्षारीय एवं लवणीय भूमियों को सहन नहीं करता है। अच्छे जल निकास एवं उर्वरा शक्ति वाली दोमट या मटियार दोमट भूमि उपयुक्त होती हैं। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो भूमि की तैयारी पलेवा देकर करना चाहिए। बारानी फसल के लिए खरीफ फसलों की कटाई के बाद 2 बार आड़ी खड़ी जुताई करके तुरंत पाटा लगा देना चाहिए, जिससे नमी संरक्षित रहती है। बुवाई के समय पे अपने को खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, तो विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। खाद और उर्वरकों में आपको नाइट्रोजन आपका 60 किलो और फास्फोरस भी 60 किलो और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर ये संचित क्षेत्रों में की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है आपको बुवाई के 30 से 35 दिनों के बाद आपको टॉप ड्रेसिंग के रूप में आपको मतलब डालना चाहिए। इसके बाद में जो धनिया की जो महत्वपूर्ण जो किस्में हैं जो उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों को, तो सबसे पहले आपका जो मतलब धनिया का जो बीज दर है इसकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि धनिया का जो बीज है उसको अपन को दर करके 2 भागों में करना पड़ता है, तो इस प्रकार से उसको 2 भागों में करके धनिया यदि अपन को जल्दी लगाना है तो 12 से 24 घंटे पहले धनिया को एक पानी में आपको डुबा करके रख दें, जिससे 4 से 5 दिन का जो अंतर है आपका उगने में और आपके फसल में आने में वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब आपको 24 घंटे पहले धनिया को बीज को डुबा करके रख लें और उसको गला के अपन लोग कर लेते हैं। उसके नेक्स्ट अगले दिन अपन बुवाई कर देते हैं। बुवाई के समय एक अपने आवश्यकता अनुसार क्यारियाँ जो 5 बाई 3 मीटर की अवस्था अनुसार जैसे सिंचाई की अच्छे से अच्छे दे सकें अपन, तो क्यारियाँ बना लेते हैं। बुवाई का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों कि जो बुवाई है पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। धनिया में पहली सिंचाई 30 से 35 दिन की अवस्था पर करना चाहिए तथा दूसरी सिंचाई 50 से 60 दिन की अवस्था पर करना चाहिए तथा तीसरी सिंचाई 70 से 80 दिन पर करना चाहिए और चौथी सिंचाई 90 से 100 दिन की अवस्था पर करना चाहिए तथा पांचवी सिंचाई 105 दिन से 110 दिन की फसल अवस्था पर करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से प्रति हेक्टेयर में जो धनिया का जो उत्पादन है 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको उत्पादन होता है। प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने अमरूद के बाग लगा रखे हैं, वर्तमान समय में इनके बागों में फल मक्खी का प्रकोप देखने में आ रहा है और अगर समय से इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में किसानों को अपने बागों से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो कैसे करें अमरूद के बागों में फल मक्खी का नियंत्रण, इस विषय पर विस्तार से जानकारी लेते हैं हम उद्यान विभाग की एक वैज्ञानिका निर्मला अग्रवाल से। विशेष रूप से आज मैं आपको अमरूद की फल मक्खी के बारे में बताने जा रही हूँ। फल मक्खी अमरूद के अलावा आम तथा कई कद्दूकुल की सब्जियों में भी नुकसान पहुँचाती है। जैसा कि आप जानते हैं अमरूद हमारे देश की प्रमुख फसल है और इसको एक गरीब किसान का गरीब आदमी का सेब कहा जाता है और इसकी बागवानी लगभग हर भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान में होती है। और इस तरह से हम अमरूद को, क्योंकि फल मक्खी का प्रकोप फल के पकने से थोड़ा समय पहले शुरू हो जाता है, तो हम इस पर किसी कीटनाशक को भी नहीं छिड़क सकते हैं क्योंकि इसके दुष्प्रभाव किसी भी व्यक्ति जो इसको खाएगा उसके शरीर पे पड़ सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फल मक्खी किस प्रकार से अमरूद के फसल को नुकसान पहुंचाती है।
फल मक्खी को डांसी मक्खी भी के नाम से जानते हैं। और शुरुआती अवस्था में जब फल पकने की अवस्था में होता है तो फल मक्खी की जो मादा है वो अपने अंडे देने के लिए अमरूद के छिलके के नीचे अपना उधर घुसा के उसमें अंडे दे देती है। और चूंकि ये अंडे अमरूद के अंदर होते हैं तो ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, तो इसमें जो लार्वा निकलते हैं वो अंदर ही अंदर फल को खा के उसको सड़ाने लगते हैं, और जब ज़्यादा अधिक प्रकोप हो जाने पर वह फल नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये फल फिर इनकी गुणवत्ता समाप्त होती जाती है, इनके बाज़ार में अच्छे दाम नहीं मिलते हैं और किसानों को अत्यधिक नुकसान होता है। लगभग 30% तक इससे नुकसान पाया गया है। किसान भाइयों, इससे बचने के लिए एक फल मक्खी ट्रैप बनाया गया है जो हमारे विश्वविद्यालय के एक योजना में तैयार किया गया था, और इसमें हम नर मक्खी को आकर्षित करने के लिए एक ल्योर लगाते हैं। ल्योर यानी कि फेरोमोन लगाते हैं, जिससे कि जितनी भी नर मक्खी आसपास के इलाके में होंगी वो उस ट्रैप में बंद हो जाती हैं, और उसकी एक विशेष गंध होती है जो मादा की गंध से मिलती जुलती है। इस प्रकार से ये मक्खियाँ स्वतः उसमें मर जाती हैं, और बिना प्रदूषण के हम फल मक्खी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए जो ट्रैप या एक प्लास्टिक का आप बोतल भी ले सकते हैं, और इसमें एक रुई की बत्ती बनाई जाती है जिसमें कि हम मिथाइल यूजिनॉल नामक एक विशेष ल्योर कहलाता है, यानी कि आकर्षित करने वाला पदार्थ, उसको मेलाथियोन के साथ में मिला के और उसमें रख देते हैं। फल मक्खी उसमें आकर्षित होती है और उस पर टकराती है और उसको इस प्रकार से मक्खियाँ नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, हमारी बताई गई विधि को अपनाने पर आप देखेंगे कि आपका उत्पादन 10 से 20% तक बढ़ जाएगा, और उनको किसानों में अच्छा बाजार में भी अच्छा दाम मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पशुपालन के बिना खेती करना अधूरा सा लगता है, इसीलिए ज्यादातर किसान इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और इसे अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। बस आवश्यकता इसके प्रबंधनों पर ध्यान देने की है। हमारे हरियाणा राज्य के एक प्रगतिशील किसान जसबीर सिंह भी पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, और अच्छा मुनाफा लेने के लिए वो कौन कौन से जरूरी कार्यों को करते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पशुपालक से जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पशु पाल रहे हैं और उनसे जो है मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस सब को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसबीर सिंह जी, जो बताएंगे कि किस तरह से ये पशु पाल रहे हैं और किस तरह से उनकी देखभाल करते हैं और कैसे जो है उससे अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कितने पशु जो है आपने अपनी शेड में पाले हुए हैं? हमने 15 पशु अपने शेड में पाले हुए हैं। किस तरह से उनको मैनेज करते हैं, क्या क्या सावधानियाँ बरतते हैं उनके साथ? ये 25 पशुओं का शेड है।
6 लाख रुपए इस पर मेरा खर्चा आ गया और गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरे को इसमें सब्सिडी मिली है 25%। और अब मैं इस काम को और आगे बढ़ाना जा रहा हूँ। तो अगर हम बात करें ये जो पशु आपने पाले हैं, तो इनके साफ सफाई और ये जो शेड के साफ सफाई वो किस तरह से आप करते हैं? शेड की साफ सफाई, बोर है हमारे पास, नलका है यहाँ लगा हुआ। जब सवेरे गोबर उठा देते हैं उसके बाद पाइप से नीचे से फर्श साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कोई 1 घंटा इस काम को लगता है, निकालना पड़ता है जब काम करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं स्वयं गोबर सफाई सारा काम मैं स्वयं करने में विश्वास रखता हूँ। फीड की बात करें तो कितने समय के बाद आप इनको फीड हम एक पशु को लगभग 4-4.5 kg फीड देते हैं। सवेरे देते हैं दूध के समय और शाम को देते हैं। दोपहर को 1-1 किलो के लगभग चोकर डालते हैं, जिससे घास अच्छी तरह से खा ली। घास हमारे पास अभी हरा हुआ नहीं और सूखा घास, पराली और भूस मिक्स चल रहा है। अगर हम बात करें इनको फीड देने की, तो कितने समय के बाद देते हैं, मतलब कितना अंतराल रहता है फीड देने का? फीड देने का यही है, सवेरे देते हैं खुराक और शाम को देते हैं दूध के समय। जो दूध देते हैं पशु उनको ज़्यादा डालते हैं, जो दूध नहीं देते हैं उनको थोड़ा डालते हैं। क्या क्या सावधानियाँ बरतते हैं उनके साथ? सावधानियाँ तो ये अपना फर्स्ट एड मैंने खुद जानता हूँ, मैं ये कार्य फर्स्ट एड का। और अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर अंकुर शर्मा। और थोड़ा मक्खी का है, उसके लिए पक्खे चला के रखते हैं दिन में। और एक जो कीड़ों की दवाई होती है वो तेल में मिला के भैंसों को नहला के उससे मक्खी से बचाते हैं। इस वक्त जो आपके पशु, आपने 14-15 पशु आपने पाले हुए हैं, हाँ जी, तो कुल मिला के अगर सभी पशुओं की बात करें तो कितना जो है दूध एक दिन में निकल जाता है? लगभग अगर सारे पशु जब मेरे दूध देंगे तो 1 क्विंटल 20 किलो के आसपास मेरा दूध होगा। और अब भी मेरा दूध ऐसा 3000 के करीब मेरा दूध जा रहा है। 2000 रुपया मेरा लगभग खर्चा आ रहा है। ये 25 पशुओं का शेड है, इसमें मैं 25 पशु करके आगे भी एक देसी गायों का अलग से शेड बनाना सोच रहा हूँ। और उसके बाद एक मैं मत्स्य का भी सोच रहा हूँ और मेरा ठीक काम है। अगर हम बात करें रोज़ाना जो दूध देते हैं आप, तो क्या लोगों को घरों में जाकर देते हैं या लोग यहाँ से कलेक्ट करते हैं, या किस तरह से आप दूध? यहीं से मेरे पास से लगभग, जैसे अब मेरे पास 70 kg दूध हो रहा है, 20-25 kg दूध मेरा यहीं पे बिक जाता है। बाकी दूध मेरा वीटा में चला जाता है, अच्छा रेट मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आमदनी की बात करें, महीने में आप कितना जो है इससे कमा लेते हैं? महीने में ऐसा है लगभग सारे खर्चे काट के 18-20 के करीब पहुँच जाती है बात। और ऐसा कोई 70 kg के करीब हमारा दूध हो जाता है। अभी हमारा खर्चा भी निकल रहा है और हमारे को 700-800 रुपया पर डे बच भी रहा है। और ये बचने का हमारा मुनाफे का सबसे बड़ा ये कारण है कि लोग क्वालिटी के लिए हमारे पास यहीं से दूध ले जाते हैं। हमारा अच्छे रेट में दूध बिक रहा है। क्या लगता है कि और किसानों को भी इस तरह से डेयरी खोलनी चाहिए? हाँ, डेयरी भी खोलनी चाहिए, साथ साथ में अपना माल खुद बेचने का हौसला रखना चाहिए। अच्छे माल की, अच्छी क्वालिटी की शहर के अंदर भी, गांव के अंदर भी डिमांड अच्छी है। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। वर्ष भर हरा चारा उत्पादन करना किसान के लिए एक कठिन कार्य है, तो राज्य में हम प्रयास करके पशुओं का हरा चारा, जिसका नाम है अजोला। अजोला पशुओं के लिए एक वरदान है। अजोला पशुओं के लिए एक हरा चारा है जो पानी पर गुच्छे की तरह तैरती है। इसको आप कैसे लगाएं, कब इसके लगाएं, क्या इसकी क्यारी की साइज होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। अजोला यूनिट स्थापित करने के लिए आपको 6x1y.2 मीटर की क्यारी तैयार करनी होगी। क्यारी आप दो तरीके से तैयार कर सकते हैं, एक कच्ची क्यारी, एक पक्की क्यारी। पक्की क्यारी में आपको जो क्यारी की जो साइज है उसको आप सीमेंटेड बनाना पड़ेगा। कच्ची क्यारी में आपको क्यारी बना के और उसके अंदर पॉलीथीन की जो थैली है, पॉलीथीन प्लास्टिक की थैली है, उसको बिछाना पड़ेगा। अजोला में आपने, जैसे आप देख रहे हो, ये जो क्यारी हमने जो बनाई है, इस क्यारी में आपको क्यारी तैयार आप कर लो 6x1y.2 मीटर। जब क्यारी तैयार हो जाए तो इसमें सिलूपिटीन की एक प्लास्टिक की वो आती है, उसको आप बिछा दीजिए। प्रति क्यारी आपको 70 से 80 किलोग्राम उपजाऊ खेत की मिट्टी की परत जमानी होगी उस थैली के ऊपर। आपको 5 से 7 किलो गोबर 3 दिन पुराना, उसको 15 से 17 लीटर पानी में घोलकर उस मिट्टी पर उसका छिड़काव कर दो। आपको उस क्यारी में पानी भर देना है। जब क्यारी में पानी भर देना, पूरी तरह से उसको घोल दिया, उसके बाद आपको प्रति क्यारी, अब उसमें आप बीज डाल दो। बीज डालने के बाद उस बीज का आपने उसमें डाल दिया, एक तरह से उसका छिड़काव कर जो ये तैयार किया, ये आपको किस तरह वृद्धि होगी इसकी वृद्धि के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो अजोला की जो वैरायटी है वो अजोला पिन्नेटा के नाम से जानी जाती है। इसकी वृद्धि यानी अजोला जो आपने क्यारी में डाला वो 3 दिन में दुगना हो जाएगा। प्रति सप्ताह यानी 1.5 किलो प्रति वर्ग मीटर प्रति सप्ताह आपको इसकी उपज प्राप्त हो। 20 से 30% इसमें वसा पाई जाती है, 50 से 70% इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध बढ़ाने वाले तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फेरस, कॉपर एवं मैग्नीशियम से भरपूर एक हरा चारा है। ताजा 2 किलो अजोला का बीज डालना है। अब इसके अलावा हरा सोना की संज्ञा भी इसको दी जा रही है। 21वें दिन से इसकी 1.5 से 2 किलो प्रतिदिन वृद्धि होगी। आपको खिलाने के लिए क्या करना है, क्यारी से अजोला को निकालना है, शुद्ध पानी में उसको धोना है, उसको थोड़ा हवा में 10 मिनट के लिए हवा में उसको सुखा के आप भूसे में मिला के खिला सकते हैं। कुछ पशु ऐसे होते हैं उनको आप सीधे तगारी में रख के भी इसको खिला सकते हो। इसके अलावा जब आप इसको खिला रहे हो तो रिसर्च के आधार पर हमने इसका एक इम्पैक्ट देखा गया है। पशु के दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% तक वृद्धि इसमें पाई गई है।
इसके अलावा मुर्गियों के लिए ये एक उत्तम आहार के रूप में काम आ रहा है। मतलब 150-200 ग्राम प्रति दिन आप मुर्गी को खिला सकते हो। दुधारू पशुओं को खिलाना, कितना खिलाना है? आप दुधारू पशु है जैसे मुर्रा है, उसको आप 2 से 2.5 किलो प्रतिदिन आप खिलाइए। अजोला से ये है कि आपको वर्ष भर इसका हरा चारा मिलेगा, प्रति जो लागत है वो भी इसकी कम आएगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। काबुली चना की वैज्ञानिक तरीके से खेती पर जानकारी। सर्दियों में मुर्गियों की देखरेख प्रबंधन पर खास प्रस्तुति। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।